Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Acharya. I'm welcoming you in Acharya Ayurveda. आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के यूनिक टॉपिक दैट इज ओजस और मैनी कोरिलेशन विथ द इम्यूनिटी, with the strength of the body, with the cell strength, or we can say the strength of mind, anything like relate with the strength or relate with the immunity. This ojas is a concept by Ayurveda and this is the uniqueness of Ayurveda which is going to be delivered. तो अभी हम आगे बात करने वाले हैं ओजस के बारे में। शुरू करते हैं। एटिमोलॉजी एंड द डेरिवेशन ऑफ द ओजस। ओजस कैसे उत्पन्न हुआ या उसकी व्याख्या कैसे करी जाती है। प्रथमम जायति ही ओजः, यहाँ पे अगेन संधि विच्छेद हमेशा ध्यान में रखें। प्रथमम जायते ही ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। चरक सूत्र 17/75। तो सबसे पहले शरीर के अंदर जो फॉर्म होने वाली चीज़ है उसे ओज कहा जाता है। बेसिक डिस्क्रिप्शन, शरीर में सबसे पहले जो फॉर्म होने वाली है, यानी कि वी कैन कोरिलेट दिस बिट लिटिल सेंटेंस दैट इन द सेल इटसेल्फ, यानी कि फर्स्ट जब जाइगोट फॉर्म होके उसका डिवाइडेशन होता है, एक सेल में से दूसरा सेल बनता है, तो जो स्ट्रेंथ उस सेल के अंदर रहती है दैट विल डिसाइड द होल स्ट्रेंथ ऑफ द दैट प्रोजेनी एंड दैट ह्यूमन बीइंग। तो ये ध्यान में रखें, द डिवाइडेशन इज स्टार्टिंग दैट द ओज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन वे। सर्पी वर्णम, now there is a word that is sarpi. Sarpi means ghee, madhurasam, यानी कि sweet in taste. लाजगंधी, लाजा is again type of rice जो उसके स्मेल जैसे जैसे हम राइस कुक करते हैं और स्मेल कैसी आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज लाजगंधी प्रजायते। और यही आगे जाके फॉर्म होता है प्रजायते, यानी प्रजा मीन्स द प्रोजेनी। तो प्रोजेनी के टाइम पे सबसे पहले ओज जो है वो शरीर के अंदर फॉर्म होने की शुरू करता है। और यहाँ पे शरीर इन द सेंस नॉट होल बॉडी, इट्स अ सिंगल सेल। अगेन फॉर द स्टूडेंट्स, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लिटरल मीनिंग चाहिए यानी कि ट्रांसलेशन चाहिए, शरीर यानी यू कैन से द बॉडी। ओजः प्रसादो धातु नाम इति यावत। ओज जो है वो धातु का प्रसाद है। प्रसाद इन द सेंस एसेंस ऑफ द होल 7 धातुस इंक्लूडिंग फ्रॉम द रस टू द शुक्र। ओके, तो रस से लेकर शुक्र तक की धातु का जो एसेंस बनता है बॉडी के अंदर, और यू कैन से द एसेंस इज ऑलवेज इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग वगैरह कुछ करते हो और उसके अंदर स्वीटनर और टेस्ट के लिए वेनिला एसेंस डालते हैं, तो वेनिला एसेंस की अगर आपने साइज़ देखी होगी, इट्स बीइंग लाइक 2 to 3 ml और 5 ml बॉटल। ओके, और उसके अंदर जब भी हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर 1 or 2 ड्रॉप इज़ मोर देन इनफ टू जस्ट लाइक टेस्ट और स्मेल और जो है वो एरोमा जो है वो लाने के लिए इनफ होता है। तो सेम लाइक दैट दिस इज द एसेंस ऑफ द होल 7 धातुस also. So indirectly we can say oja is being in a little quantity. Ojas is the essence of the all dhatus present in the body. It is an important location of prana or the life in the body. Ojas refers to the strength and energy. ये दोनों लास्ट जो सेंटेंस है वो आगे जाके हम उसको जस्टिफाई करेंगे। The next is synonyms। बल यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, धारी धारण करता है, टू सपोर्ट महत, इट इज़ बीइंग अ स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज़ अफेक्ट लाइक अ big or largest or gigantic way. Prasada, its essence. Rasa, rasa means it is not rasa dhatu, rasa means the again essence type of things. Sneha, body का जो ultimate lubrications, ultimate जो supportive factor है उसे स्नेह। then सार, सर्व धातु स्नेह। परम तेज, okay, there is a teja but it is a param teja. Param teja means the lightning type of thing. We can say the aura is also made up of oja, or it is dependent on the oja. Jiva shonita means shonit is ultimate, is a life sustaining thing. Okay, रक्त, तो ये जीव शोणित है, उसको उसके ऊपर से भी ये
रिफ्लेक्ट करेगा। शुक्र, शुक्रसार एंड शुक्र मल, दिस इज द सिम्टम्स सिनोनिम्स ऑफ द ओजस। द डेफिनेशन, तत्र रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेजस्तत् खलु ओज तद एव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। ओके, तो यहाँ पे ओज को बल भी कहा गया है। खलु ओज तद एव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। तो ये सुश्रुत जी ने एक्सप्लेन किया है। ओपाइन्स दैट द ओजस इज द एसेंस ऑफ ऑल द सप्त धातु एंड फंक्शनली इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बल। यहाँ पे बाल है, इट्स मिस्टेक, बल। तत्र रसादीनाम शुक्रांतानाम, मतलब यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया है कि फ्रॉम द रस धातु टू द शुक्र धातु, एंड ऑफ द शुक्र धातु फॉर्मेशन, दिस इज द होल सीक्वेंस और द धातु पोषण क्रिया जो उन्होंने बताई है। धातु पोषण क्रिया के बाद में धातु नाम यत परम तेज, द अल्टीमेट एसेंस जो बनेगा उसे हम बल या ओज जो है कहेंगे। और ये स्वशास्त्र सिद्धांत है, यानी कि ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड चीज़ है कि जब भी कोई हम बल या कोई भी परम तेज की बात करते हैं तो इट इज़ अ सुप्रीम क्वालिटी ऑफ द एसेंस। और एसेंस कैसे होंगी, तो अल्टीमेटली द टिश्यूज फॉर्म दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ टू द बॉडी। ओके, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय द सुश्रुत संहिता। द नेक्स्ट इज रस एंड ओजस। ओके, तो मैनी कोरिलेशन विथ द डिफरेंट थिंग, जस्ट लाइक के बिफोर हमने देखा तो रस ओजस एंड बल, रस एंड ओजस, एंड द नेक्स्ट विल बी कफ एंड ओजस। ओजस तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानां परम स्मृतम हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। प्लीज मेक श्योर संधि विच्छेद एंड द ब्रेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड वो ध्यान में रखें हम। स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित पीतकम यत नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रया। ओजस्तु तेजो धातु नाम। ओके, ओज जो है वो तेज है, किसका, धातु नाम, शुक्रांता नाम परम स्मृतम, मतलब शुक्र के अंत तक धातु का जो सार बनता है, दैट मीन्स द आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शुक्र, और वी कैन से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ शुक्र जो तेज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओज। हृदयस्थम, यानी कि वो हृदय में रहेगा, पर व्यापी देह स्थिति। ओके, व्यापी देह, व्यापी देह कॉमा यहाँ पे कर सकते हो। हृदयस्थम अपि व्यापी देह, हृदय में रहते हुए भी, अपि मीन्स भी, व्यापी देह, देह में वो व्याप्त रहता है, यानी कि पूरे शरीर में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्या करेगा वो, स्थिति निबंधनम, यानी कि पूरे शरीर को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। ओके, तो दैट इज अ स्थिति निबंधनम, बांध के रखेगा। स्निग्धम, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या है, स्निग्ध है। सोमात्मकम, सोम यानी कि ठंडा, शीत, और सोम इज ऑल्सो दी सिनोनिम ऑफ कफ, तो सोमात्मकम। शुद्धम, वो शुद्ध होता है, और थोड़ा सा, ईशत, ईशत यानी कि थोड़ा, ईशत, लोहित यानी कि रेडिश, पीतकम और येलोइश, रेडिश येलो कलर उसका रहता है। ईशत, लोहित और पीता, यानी कि स्लाइटली रेडिश एंड येलोइश कलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन। यत नाशे नियतम नाशो, कॉमा, यानी कि अगर अगर उसका नाश हुआ तो डेफिनेटली उसका मतलब बॉडी या देह का नाश होने वाला है। ओके, मतलब उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि अगर ये इसको आप नहीं संभालोगे, जो एसेंस बना है शरीर में, अगर ये नाश हुआ तो अगर तुम्हारा शरीर भी या तुम्हारी लाइफ भी वहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, यानी कि अल्टीमेटली लीड्स टू दी डेथ। यस्मिन तिष्ठति, अगर आपने तिष्ठति मतलब संभाल के रखा, रोक के रखा, तो तिष्ठति, सेकंड बार जो तिष्ठति लिखा है वो देह के लिए लिखा है, तो आपकी लाइफ यानी आपका देह, शरीर वो संभल के रहेगा। अगर आपने संभाल के रखा उसे तो संभल के रहेगा। निष्पद्यते यतो भावा विविधा देह संश्रया, ऐसे ही वो शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ
भाव यानी कि एग्जीक्यूशन वो देता है। ओके, तो ये है रस एंड ओजस के साथ में उसका रिलेशन और वी कैन से एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओज। ओके, वो भी आप कह सकते हो। तो द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ओज। यहाँ पे उन्होंने मेटाफर इस्तेमाल किया है। मेटाफर यानी कि उदाहरण के तौर पे देख के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। भ्रमरे ही फल पुष्पेभ्यो यथा सन्नियते मधु, जैसे भंवरा जो मधु यानी कि हनी कलेक्ट करता है फ्रॉम द फल एंड पुष्प। ओके, वो कलेक्शन कैसे होता है, यानी कि फूल देखते हो तो आप अभी की सिनेरियो में, मतलब मॉडर्न साइंस अभी उसको सर्च करके बोल रहा है कि ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ फ्लावर के अंदर से उसका कलेक्शन होके 1 लीटर ऑफ हनी जो है वो बनता है। ओके, मिलियंस ऑफ फ्लावर, जस्ट इमेजिन कि उसका काम कितना होता है। द सिंगल बी इज कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द होल मिलियंस ऑफ द फ्लावर। तद्वत ओज, वैसे ही ओज स्वकर्मभ्यो गुणे ही सन्नियते नुराम, वैसे ही ओज जो है वो अपने शरीर के अंदर स्वकर्म से बनता है, यानी कि धातुओं के एसेंस से ऑटोमेटिकली जो है वो बनता है। पुष्यंती तू आहार, अभी सेकंड उन्होंने क्या बोला है कि अगर उसका फॉर्मेशन हो चुका है और उसका पोषण करना है। ओके, तो पुष्यंती तू आहार रसाद रस, यानी आहार रस से, जैसे रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र 7 धातुएं बनती है, तो उसके लास्ट में भी ओज जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करनी है आहार रस। आहार रस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर उसकी क्वालिटी सही होगी, ठीक तरह से होगी, तो ओज जो है वो अच्छी तरह से पोषित होगा। अगर आहार रस ठीक तरह से नहीं बना तो ओज जो है वो ठीक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और उसका काम जो है वो हैम्पर होगा। ये हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि हमको कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लेंगे या कुछ भी प्रकृति को सूट न करे वैसा भी अगर खाएंगे, तो हमारे शरीर स्टेबल रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, उसके स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी बनी रहनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने आंसर दे दिया है। अगर आपने खाना सही तरीके से नहीं खाया, अगर खाने की क्वांटिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से आपने डाइजेस्ट इवन नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे सीधा बोला है आहार रस। आहार रस मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन जो फॉर्म बनता है उसे आहार रस बोलते हैं। ओके, यानी कि अगर आपने रोटी सब्जी दाल चावल उसके अंदर घी दूध वगैरह, मतलब पूरी तरह से जो एक्चुअल आयुर्वेदिक आहार जो बोला गया है वो अगर आप लोगे और आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली आहार रस सही बनेगा, तो आगे जाके ओजस जो है वो ठीक तरह से बनने वाला है। तो ये क्लियरली स्टेट बोला गया है कि आहार रस ठीक नहीं होगा तो ओजस ठीक नहीं होगा। और अभी की सिनेरियो में मॉडर्न कल्चर के अंदर आप देख रहे हो कि बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चलती है और दे आर लिटरली टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम कुछ भी खाएंगे तो बॉडी तो नरिश होने वाली है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फैट है। मॉडर्न साइंस से कई ज़्यादा ऊपर उठ के ये सारी चीज़ें बोली गई है कि आप अगर सिर्फ ये 3-4 चीज़ों को गिन के अगर खाना लोगे तो शरीर डेफिनेटली चलेगा तो सही, मगर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो पावर होना चाहिए उसके अंदर, वो नहीं होगा और आप बार बार बीमार होते जाओगे। मतलब आपको एक्यूट डिसीज़ या क्रॉनिक डिसीज़ बार बार होते जाएंगे। यू डोंट हैव अ राइट टू क्वेश्चन कि ये मुझे क्यों हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान में रखें, इसीलिए उन्होंने पुष्यंती वर्ड यूज़ किया है कि आहार रस ही आगे जाके उनका ओज का पोषण करेगा। ओके, तो just like a honey bee collects the nectar, means honey, from different flowers and produces honey, similarly OJ is produced as a collective by the product of different dhatus. The selective absorption and collective accumulation of the essence part of all dhatu will be leading to the formation of ojas. Okay, इतना आपका एग्जाम के अंदर अगर एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, इट इज़ मोर देन इनफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजा, तो गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुण। तो चरक चिकित्सा के अंदर 10 गुण उनके बोले गए हैं। तो दिस 10 गुणास आर ऑलमोस्ट सिमिलर विथ द गो दुग्ध विच इज एक्सप्लेन्ड इन चरक सूत्र स्थान इन दुग्ध वर्ग, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट यानी यू कैन प्रिडिक्ट कि अगर गोदुग्ध को सही तरीके से लिया जाए तो ओज की वृद्धि जो है वो सीधा होगी।
ओके। बीच में धातु पोषण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो जाके ओज के अंदर डिलीवर होगा और अल्टीमेटली उसकी पुष्टि होने वाली है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर गो दुग्ध, गाय का दूध ज़्यादा से ज़्यादा लेने की, यानी कि राइट वे में, ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस अप्लाई फॉर टू टेकिंग अ काउज मिल्क। ओके, तो गाय का दूध ऐसे ही नहीं ले सकते, यानी कि कोई भी दुग्ध हो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं ले सकते। देयर इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ टू टेक, हाउ मच टू टेक एंड वूम टू टेक, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, तो जाके वो ओजस फॉर्म करेगा। और सेकंड थिंग, ये गुण जो है वो 10 है, तो ऐसे ही 10 गुण अल्कोहल एंड ऐसे ही 10 गुण पॉइजन। तो ये तीनों अगर सिमिलरली देखने जाए, गो दुग्ध, ओजस, अल्कोहल यानी कि मद्यपान और विष और पॉइजन, तो ये चारों के गुण जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि गोदुग्ध और ओजस के सिमिलर 100%, और बाकी दोनों के टोटली अपोजिट, यानी कि ओजस से मद्यपान जो है, मद्य के गुण और पॉइजन के गुण टोटली अपोजिट होते हैं। और इसीलिए अगर ये दोनों चीज़ें, स्पेशली मद्य, अगर रिपीटेडली लिया जाएगा, लंबे समय तक लिया जाएगा, तो ओजस का क्षय हो सकता है। और इसकी वजह से मेंटल जो हमारी फैकल्टीज़ होती है, यानी कि याद रखना, बोलना, इमोशंस, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है और इसकी वजह से अल्टीमेटली लाइफ हैम्पर हो सकती है। तो कई बार हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मद्य को सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से या डर से नहीं लेते कि लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, मगर उससे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हृदय और ब्रेन, इस दोनों पे डायरेक्टली पड़ता है। और अल्टीमेटली ओज क्षय होने के कारण द फैकल्टीज़ ऑफ ब्रेन, यानी कि फंक्शन ऑफ द ब्रेन विल बी हैम्पर्ड। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे कोरिलेशंस जो है वो आयुर्वेद के अंदर क्लियरली बोले गए हैं कि आपको, यू डोंट हैव टू थिंक कि ये सारी चीज़ें कैसे और क्यों लिखी गई है, मगर सीधा अगर कोरिलेशन करोगे तो आपके पास आंसर होगा कि हाँ, मुझे ये क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। The next is quantity or the pramana of ojas. Pramana of ojas varies as per type. There is two type, para ojas and apara ojas. Para ojas is अष्टबिंदु, अपर ओजस इज अर्ध अंजलि। ये फॉर एग्जाम आपको याद रखना है। लोकेशन एंड ओजस टाइप्स जो ऑलरेडी हमने बात करी, वो श्लोका के थ्रू देखेंगे। तो चरक, शारीर स्थान एंड सूत्रस्थान के अंदर ये लिखा हुआ है, श्लेष्मिकस्य ओजसः इति अनेन यद ओजो अष्टबिंदुकम तद व्यतिरिक्त स्य ओजस ओजो वह दमनी वहाश्च विशुद्ध श्लेष्म समान गुण स्य अर्ध अंजलि प्रमाणता दर्शयति। ओजो ही पर अपर भेदेन द्विविधम अर्थे दश महामूलीये दर्शितम एव। यानी कि ओज को सबसे पहले ही वर्ड में श्लेष्मिकस्य ओज इति अनेन, यानी ओज जो है इट इज़ अ रिलेट विथ दी श्लेष्म और दी कफ। तो ओज और श्लेष्म को ऑलमोस्ट सिमिलर माना गया है, मगर दे आर दी डिफरेंट वी कैन से मैटर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर उनके क्वालिटीज़ जो है वो सिमिलर बेयर करते हैं, तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ओके, तो अष्टबिंदु जो है उसका जो पर ओज का अष्टबिंदु प्रमाण है। और सेकंड, ओजो वह दमनी वहश्च, यानी कि ओज जो है उसके लिए अलग से दमनी भी है, यानी कि जस्ट इमेजिन देयर इज अ वेसल, देयर आर वेसल्स टू मूव ओजस इन द बॉडी। दिस इज डेफिनेटली रिसर्च का काम है, मतलब इसके कैसे हम प्रूव करें, दैट इज टोटली मतलब माइंड ब्लोइंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से कि हाउ दे स्टेटेड दी ओजो वह दमनी वहाश्च। तो उसको रिसर्च का काम है कि आगे जाके हम प्रूव कर सके कि ये कौन सी दमनी या कौन सी चैनल जो है वो हो सकती है। देन विशुद्ध श्लेष्म, विशुद्ध यानी कि प्योर कफ दोष के समान गुण है, उसका अर्धअंजलि प्रमाण है, यानी कि अपर ओज का अर्धअंजलि प्रमाण है और वो ही अपना श्लेष्म के समान गुण को दर्शाता है। ओके, द्विविधम अर्थे दश महामूली, यानी कि 10 प्राणायतन जो है शरीर के 10 ऐसी चीज़ें जो एकदम मतलब जिसके अंदर प्राण रिसाइड करते हैं, अगर उनको डिस्टर्ब किया गया तो डेफिनेटली डेथ जो है वो अल्टीमेटली हो सकती है। तो ऐसे 10 चीज़ें बोली गई जिसके अंदर ओज एक भाग है।
सेकंड श्लोक चरक सूत्र के अंदर, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम, हृदय के अंदर रहता हुआ शुद्ध जो रहता है, रक्तम ईशत पीतकम, अगेन रक्त ईशत पीतकम, रेडिश एंड स्लाइटली येलोइश, ओजः शरीरे संख्यातम, इसको ओज की नामनी संज्ञा जो है वो दी गई है, तत्नाश शन्न विनिश्चिति, यानी अगर वो नाश हुआ तो सामने वाला कंप्लीटली मर जाएगा या डेथ होगा, यानी उसकी जो बॉडी या माइंड वो टोटली शैटर डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली नाश हो सकता है। ओके, तो ये बेसिक लोकेशंस एंड दी, मतलब हृदय में रहता है और शरीर में रहता है दोनों जगह। परोज हृदय में रहता है, अपरोज जो है वो पूरे शरीर में घूमता है। कैसे? ओज वह दमनी। ओके, याद रखें। द नेक्स्ट इज ओज इज द टू पार्ट्स, जो ऑलरेडी हमने बात करी। ओज इज अष्टबिंदु, अपर ओज इज अर्धांजलि, and per ojas is also called as the Shleshmika ojas, and upper ojas will be circulating all over the body by the ojavaha damani. Functions of the oja और कफ के साथ रिलेशन और बल के साथ रिलेशन, तो प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम मल उच्यते। अगर ओज प्राकृत है, अगर श्लेष्मा प्राकृत है तो उसे बल कहा जाएगा, अगर वो विकृत होता है तो उसे मल कहा जाएगा। ओके, स चैव ओज स्मृत, और उसे ही प्राकृत श्लेष्मा को ही ओज कहा जाता है। स चैव ओज स्मृत, उसे याद रखें, स्मृत मतलब याद रखें। काय स च पापमोदिश्यते, यानी कि यहाँ पे हाफ लाइन जो है, फर्स्ट लाइन वही सेम चीज़ सेकंड लाइन के अंदर हाफ पहले देखना है। तो ऐसे अगर हमको रिलेट करें तो आपको इजीली याद रहेगा। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, अगर प्राकृत रहता है तो उसे बल कहा जाएगा, यानी कि प्राकृत श्लेष्मा को बल कहा जाएगा, और वो ही उसको स चैव ओज स्मृत, उसको ही ओज कहा जाएगा। सेकंड, विकृतम मल उच्यते, अगर विकृत हुआ या विकृत कफ है तो उसे मल कहा जाएगा, और उससे काय स च पापमा उपदिश्यते, तो उससे काय यानी कि शरीर के अंदर, पापमा यानी कि रोग, विकार, डिसीज, उपदिश्यते, और उससे जो है रोग होने वाले हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसता सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात स्वर वर्ण प्रसाद बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च करण नाम आत्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में क्या बोला गया है कि बल यानी कि ओज, हमेशा ध्यान में रखें संहिता में बल और ओज पैरेलली चलते हैं। तो अगर बल किसको ज़्यादा होगा, सबसे पहले तो स्थिर उपचित मांसता। ओके, अगर शरीर के अंदर स्थिर, स्टेबल, उपचित, वेल नरिश्ड, और मांसता यानी कि मांस धातु अगर वेल नरिश्ड होगी और स्टेबल होगी तो उसका बल जो होगा वो सही होगा, और अल्टीमेटली उससे क्या क्या होने वाला है तो उसके फंक्शंस बताए गए हैं। तो सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात, सर्वचेष्टा यानी कि कोई भी इन्वेडर, सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात मतलब कोई भी इन्वेडर, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन अगर आने वाला है तो वो क्या करेगा, प्रतिघात करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसके सामने फाइट करेगा। ओके, सेकंड, स्वर वर्ण प्रसादो, स्वर और वर्ण कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो अच्छा करेगा, यानी कि उसका बोलने का जो पावर, स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वर्ण यानी कि कलर कॉम्प्लेक्शन उसका बहुत ही मतलब लाइटनिंग वाला या तेज वाला, या वी कैन से ऑरा अच्छा होगा उसका। तो ये जो पूरा सिनारियो है वो दिखता है। तो यू कैन कोरिलेट विद दी डिसीज्ड पर्सन, अगर कोई बीमार है तो उसका स्वर और वर्ण सबसे पहले हार्म होगा, यानी कि बाय लुकिंग ओनली, जैसे ही आप अगर किसी को देखते हो जो बीमार है तो देखने से ही पता चलेगा कि हाँ यार तो बीमार लग रहा है। ओके, जैसे ही वो बोलता है तो कम्प्लीटली हमें पता चल जाता है कि डेफिनेटली बीमार है, यानी उसका वॉइस जो है वो वॉइस मॉड्यूलेशन लो हो जाएगा, पिच उसकी लो हो जाएगी, धीरे धीरे बोलेगा एट्सेट्रा। देन बाह्य नाम अभ्यंतर नाम, यानी कि यहाँ पे इंद्रियों की बात कही गई है। बाह्य यानी कि कर्मेंद्रिय, अभ्यंतर यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रिय, तो दोनों इंद्रियों का काम भी ये बल यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि ओज उसके ऊपर डिपेंड रहता है। च कर्णा नाम, करण मतलब इंद्रियों का बात करी गई, यानी कि करण मतलब लिटरली इंस्ट्रूमेंट। ओके, आत्म कार्य प्रतिपत्तिर्भवति,
वो उसको सारे इंद्रियों को यानी कि बाह्य एंड अभ्यंतर इंद्रियों को अपना काम, आत्म कार्य, अपना खुद का काम, द ओन फंक्शन कैसे करना है वो उसको गाइड करती है। जस्ट इमेजिन कि ओज का काम कितना ज़्यादा है। बाह्य बाह्य इंद्रिय और अभ्यंतर इंद्रिय दोनों का काम उनको सिखाना, उनको गाइड करना, उनको राइट वे में लेके आना। यानी कि आप जैसे कि अभी एग्ज़ाम कुछ चल रहा हो तो आप कोई भी श्लोका बाइट करने की कोशिश करते हो, ओके, मगर श्लोका बाइट कैसे होगा? बाय दी योर फ्लिकर ऑफ होट्स, वॉइस बॉक्स का उसका चैंटिंग करेंगी, आइज़ उस श्लोका को देखेगी, आपका चैंटिंग ईयर के अंदर जाएगा, और अगर सही वे में गए, उसका एनालाइज अगर माइंड के अंदर सही तरीके से हुआ, कंप्लीटली आप उसका मीनिंग निकाल पाए, तब जाके वो पूरा श्लोका जो है बाइट होता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ माइंड ऑल्सो, ओके। तो ये है बल का काम। और इसीलिए जैसे कि बीमार हो या ऐसी सीज़न जिसमें हमारा बल नेचुरली कम होता है, तो वहाँ पे भी जो डूज़ एंड डोंट्स बोले गए उसके अंदर स्टडी करना या नहीं करना, कैसे कितना करना, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। यानी कि अगर आप बीमार हो तो आपको स्टडी नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बल क्षय हो सकता है, और वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बहुत लंबे समय तक स्टडी नहीं करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेन नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो पहले के लिए ठीक थी, मगर आप अगर एसी के कमरे में बैठे हो, फैन के नीचे बैठे हो, कमरे बंद हो, लाइट चालू हो, तो यू कैन स्टडी, ओके। तो आयुर्वेद को गलत वे में भी नहीं लेना है। ओजस एज ए धातु, मल धातु मल एंड उपधातु, कफ पित्तम मलकेशु प्रस्वेदो न करो मच स्नेहो अक्षित्वक विट शाम ओजो। यहाँ पे संधि विच्छेद बहुत ही ज़रूरी है। त्वक विट शाम ओजो धातु नाम क्रमशो मला। यानी कि कफ जो है वो रस का मल है, पित्त जो है वो रक्त का मल है, मलकेशु यानी कि जितने भी हमारे ओरिफाइसिस है वहाँ पे जो मल इकट्ठा होता है, यानी कि नोज, ईयर्स एक्सेट्रा, तो वहाँ वो बोला जाता है मांस का मल। देन प्रस्वेदो यानी कि स्वेटिंग, वो मेद का मल। नखन रोम, वो अस्थि का मल। स्नेह ऑफ अक्षी, त्वक यानी कि स्किन, और विट यानी कि पुरुष और स्टूल, उसका जो है वो मज्जा का मल है। ओज जो है वो शुक्र का मल बोला गया है अष्टांग हृदय शारीर स्थान के अंदर। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ध्यान में रखें। Dallon also opines that the sthula bhaga of Shukra does Sukrapushti and the Sukshma bhaga leads to the formation of the Ojas. Sarangdara opines that Ojas to be the Updhatu of Shukra. Underline that particular thing. शुक्र को ओज की ओज को शुक्र की उपधातु बोली गई है। द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ओज विकृति। ओज के ऑलमोस्ट सारे श्लोकाज आपको बाइट करने हैं, तो जितने भी श्लोकाज मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ट्राई टू बाइट देम, और स्पेशली ये 3 श्लोकाज तो आपको करने ही है कंपलसरी फॉर द एग्जामिनेशन। तो अपार्ट फ्रॉम द ओजस क्षय मेंशन ऑल द आचार्य, सुश्रुत आचार्य स्पेशली मेंशन दिस 3 टाइप ऑफ विकृति, विश्रंश, व्यापत एंड क्षय। विश्रंश मीन्स टू लीक, व्यापत यानी कि टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ वेरी बैड वे, और गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना, और क्षय मीन्स डिक्रीज इन द क्वांटिटी। तो संधि विश्लेषो गात्राणाम, कॉमा करते जाए तो आपको वहाँ पे कहाँ पे ब्रेक करना है, पर्टिकुलर सिम्टम कौन सा है वो पता चले। संधि विश्लेष, कॉमा, गात्राणाम सदनम, कॉमा, दोष च्यवनम, कॉमा, क्रिया सन्निरोध। टोटल 4 लक्षण है, वो विश्रम्स के लक्षण है। तो अगर लीक होता है, अपनी जगह से मूव होता है ओज, तो संधि विश्लेषण है, डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स हो सकता है। गात्राणाम सदनम, डिस्कम्फर्ट इन द होल बॉडी, यानी कि पेन होना, थोड़ा सा स्टिफनेस लगना, तो उसको बोला जाता है गात्र सदन। गात्र यानी बॉडी, सदन यानी अनइजीनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि लिम्स, स्पेशली लिम्स। तो यू कैन राइट पेन इन द लिम्स और पेन इन द बॉडी। दोष च्यवन, दोष च्यवन यानी कि अपनी जगह से मूव हो जाना या डिसलोकेट हो जाना। तो दोष जो है वो अपनी जगह से, यानी कि वायु जो है वो बिलो द लेवल रहता है, तो यू कैन से वायु वहाँ से निकल जाएगा और दूसरी जगह पे स्टे करेगा। पित्त जो है वो नेवल और ब्रेस्ट के बीच में रहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे से मूव होकर वो डिफरेंट जगह पे जाएगा। क्रिया सन्निरोध यानी कि द होल मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ओके।
तो ये थे विश्रम्स के लक्षण. दैट व्यापत, स्तब्ध गुरुगात्रता, तो स्टिफनेस एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी. वात शोफ, swelling because of the vata dosha. वर्ण भेद, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. ग्लानी मतलब बेचैनी, अनइजीनेस ऑफ द माइंड. तंद्रा, स्लीपीनेस, निंद्रा, एक्सेसिव स्लीप. ये सारे जो है लक्षण वो व्यापत के हैं. तो यहाँ पे शब्द गुरु गात्रता 1, वात शोफो, वर्ण भेदो, ग्लानी, तंद्रा एंड निद्रा, टोटल 6 जो है लक्षण है. देन क्षय, मूर्छा यानी कि फेंटिंग. मांस क्षय, क्षय ऑफ द मांस धातु. मोह, कन्फ्यूजन और डिलीरियम. प्रलाप मीन्स डिलीरियम, एक्सेसिव टॉक, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ, मरणम इति च क्षय. तो आई होप आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर होगा कि क्या क्या उसके मीनिंग होंगे. देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ओज. बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथदेन्द्रिय दुश्चाय दुर्मना रुक्षो क्षामश्चैव ओजक्षय. तो ओजक्षय होता है तब बिभेति, फियर और द पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाता है, डरना शुरू हो जाता है, दुर्बल बहुत ही वीक हो जाता है. अभीक्षणम ध्यायति, रिपीटेडली वरिंग थॉट्स, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनयूजुअल थॉट्स चालू हो जाते हैं. व्यथितेंद्रिय, फटीग ऑफ द सेंसेस, यानी कि पाँचों हमारी सेंसेस जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगी और काम मतलब आपको सुनना पसंद नहीं आएगा. कोई आवाज़ कर रहा होगा तो यू आर बीइंग इरिटेटेड, बोलना आपको पसंद नहीं होगा. आँखें अगर मतलब खोलते हो तो लाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं होगी. तो दिस इज़ द व्यथितेंद्रिय. देन दुष्चाय, कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. दुर्मना, साइकोलॉजिकल एबरेशंस यानी कि साइकोलॉजिकल डिप्रीवेशन हो जाएगा. आप सही थॉट्स या सही डिसीजन ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे. रुक्ष, increased dryness in the whole body including the mouth. then क्षाम, इन जनरलाइज्ड जो है वीकनेस, मतलब पड़े रहना, का उठने की इच्छा नहीं होना एक्सेट्रा. ऐसे आपको ओजक्षय के चरक सूत्र स्थान के अंदर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है. द रीज़न फॉर द ओजक्षय, तो उसमें फर्स्ट लाइन जो है, बाकी की 3 लाइन हमने ऑलरेडी आगे बात कर ली है. तो आई थिंक अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के श्लोक करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको. ओज क्षीयते कोप क्षुद ध्यान शोक श्रमादि भी. ओज कब क्षय होगा? तो कोप, बहुत ज़्यादा एंगर करने से ओज का क्षय होता है. बहुत ज़्यादा भूखे रहने से उसका क्षय होगा. ध्यान, स्ट्रेस ऑफ वरी, मतलब कंटिन्यूअसली आप वरी मोड में रहोगे या कंटिन्यूअसली आपका जो मन होगा वो अनस्टेबल वे में काम करेगा, स्ट्रेसफुल होगा तो होगा. देन शोक, कोई ना कोई ग्रीफ या सैडनेस अगर होगा तो उसका क्षय हो सकता है. एंड देन श्रम, एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट ऑल्सो बीइंग लीड टू दी ओजक्षय. तो स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एथलेटिक करते हैं, अगर वो अपना ओज पोषण के लिए ध्यान नहीं रखेंगे, दूध घी एक्सेट्रा नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली उनको ओजक्षय हो सकता है. और यू कैन सी कितना ज़्यादा उसके लक्षण जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, जो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर दी परफेक्ट हेल्दी लाइफ. ओज वृद्धि, ओज वृद्धो मतलब ओज वृद्धि एक्चुअली वृद्धि या उसका ये दिस इज़ नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. ओके, जैसे धातुज में क्षय वृद्धि है, वैसा ये ओज वृद्धि यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है. इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि अगर ओज वृद्धि होती है तो क्या होगा? देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय, 3 चीज़ें होने वाली है. तुष्टि यानी कि पूरे शरीर के अंदर सेटिस्फेक्शन जो है वो रहेगा, यानी कि कंप्लीट वर्क जो है वो टिश्यूज़ काम करने वाले. पुष्टि यानी कि उनका पोषण अच्छी तरह से होने वाला है. और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी बल उदय. उदय यानी कि उदय होना, राइज होना, तो बल जो है वो शरीर का बढ़ेगा. द नेक्स्ट इज वैदिक क्षमत्व. दिस इज अगेन यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ द इम्यूनिटी which is explained under the ओजस. व्याधि क्षमत्वम, व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वम इति यावत. तो व्याधि क्षमत्वम किसे कहेंगे? जो व्याधि के बल का विरोध करता है. ओके, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ द डिसीज, उसको उसके सामने फाइट करेगा. व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वम,
प्रतिबंध करेगा, रोकेगा किसको, जो व्याधि उत्पाद करने यानी कि कॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ द डिसीजेस, any type of infection, any type of dissimilarities in the doshas and the dhatus. Okay, तो व्याधि उत्पादक कॉजिटिव फैक्टर ऑफ द डिसीज उसको रोकेगा. देन व्याधि बल विरोधी, दो वर्ड्स जो है वो ध्यान में रखें. व्याधि का बल, स्ट्रेंथ ऑफ द डिसीज विल बी अपोज्ड बाय दिस व्याधिक क्षमत्व. एंड ऑल्सो व्याधि उत्पादक यानी टू रेजिस्ट द कॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द डिसीज. ओके, उसको क्या कहा जाएगा, व्याधि क्षमत्व. न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति. दिस इज द आंसर ऑफ मैनी पेशेंट्स क्वेश्चन. ओके, कि कई बार पेशेंट आके पूछता है कि सर जब भी मुझे कुछ सीज़न चेंज होती है तो मुझे सर्दी खांसी बुखार ये सब इजीली हो जाता है, और ये हमारे घर में जो रहता है फैमिली मेम्बर्स उनको कुछ भी नहीं होता, उनको कभी भी बीमार नहीं पड़ते. तो ये ध्यान में रखें कि वैदिक क्षमत्व जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी टू फाइट विथ द डिसीज़, वो सबके शरीर में अलग अलग होता है. ऐसे चक्रपाणी जी ने क्लियरली समझाया है. न च सर्वाणि शरीराणि, सारे शरीर में यानी कि सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सही नहीं होता, मतलब सिमिलर नहीं होता, इक्वल नहीं होगा क्या, व्याधि क्षमत्व. समर्थानि भवन्ति. ऑल लिविंग बीइंग्स आर नॉट इक्वली कैपेबल ऑफ preventing diseases. Concept of bala or the strength, or we can say the types of immunity, वो भी same as it is यहाँ पे explain की गई जैसे मॉडर्न में होता है. तो त्रिविधम बलम इति, तीन टाइप के बल है, सहज, कालज एंड युक्तिकृतम च. सहजम यत् शरीर सत्वयो प्राकृत. सहज यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी, और वी कैन से जो नेचुरल इम्यूनिटी रहेगी वो शारीरिक और सात्विक रूप से एग्जीक्यूट होगी. यानी कि सिर्फ शारीरिक इम्यूनिटी यानी कि सिर्फ हमारे बी सेल टी सेल सही फॉर्म में वहाँ तक नहीं रुके हैं हम, तो वहाँ से भी आगे उन्होंने बोला है कि सात्विक इम्यूनिटी भी उतनी ही ज़्यादा मायने रखती है. तो शरीर, दो टाइप की सहज इम्यूनिटी है, शरीरज एंड सात्विक. सात्विक यानी कि मन या माइंड. ओके, देन सेकेंड कालकृतम ऋतु विभागम, यहाँ पे संधि विच्छेद ध्यान में रखें. कालकृतम ऋतु विभागजम वयकृतम च. तो यहाँ पे जो काल है, कालज इम्यूनिटी, वो दो क्लासिफिकेशन के अंदर है, दैट इज ऋतु एंड सेकेंड इज वय. ओके, यानी कि अलग अलग ऋतु के अंदर हमारी इम्यूनिटीज़ जो है वो फ्लक्चुएट करती है. जब फॉर एग्जांपल ठंडी की सीज़न जो होगी दिसंबर जनवरी फरवरी तक का, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी फ्लरिश करती है, और इसीलिए हम च्यवनप्राश वगैरह या ऐसा खाना जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो लेने की कोशिश करते हैं. ओके, और सेम एज इट इज़ वयकृत. तो वय के अंदर फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी इम्यूनिटी हमारी एडल्टहुड में होती है, फ्रॉम दी 18th टू वी कैन से 40, 45 और 50 तक की हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है, और उसमें अगर हमने ध्यान रखा तो बीमारी बहुत ही कम आती है. ओके, तो वयकृत. और जैसे जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं, लेटर एज के अंदर जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वात एग्रीवेशन अकॉर्डिंग टू दी आयुर्वेदा. तो वायु की वजह से क्या होगा, कफ का क्षय होगा, और अल्टीमेटली ओज क्षय, इट लीड्स टू दी डाउन ऑफ द इम्यूनिटी. देन युक्तिकृतम, थर्ड वन इज ए युक्तिकृतम. पुनस्तद आहार चेष्टा योगजम, दो चीज़ है, आहार एंड चेष्टा. युक्तिकृत मीन्स प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अच्छी तरह से अगर आप करोगे, आपका जो प्रकृति आइडेंटिफिकेशन हो चुका होगा, तो अल्टीमेटली यू कैन सी, अगर वात प्रकृति है तो मैं ये बहुत ज़्यादा रुक्ष, बहुत ज़्यादा पुरुष खाना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लूँगा. ड्राई चीज़ें नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा रफ़ चीज़ें नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लूँगा. अगर ये ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपना डाइट एंड अपना डेली रूटीन फिक्स करूँगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, डाइट एंड डेली रूटीन, चेष्टा मतलब डेली रूटीन. तो ये चीज़ होने की वजह से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ेगी. सेम एज इट इज़ कफ और पित्त के लिए आप बोल सकते हैं. क्लियर. तो दिस इज़ दी एक्सप्लेनेशन ऑफ बल. जो तीन बल एक्सप्लेन किए गए हैं. बल इज़ कंसिडर्ड टू बी द थ्री टाइप्स, सहजम, कालजम एंड युक्तिकृतम. तो ऑलरेडी मैंने बात करी, सहज नेचुरली अकरिंग बल, और द बल दैट प्रेजेंट इन द पर्सन नेचुरली ड्यूरिंग हिज बर्थ. ओके, मीन्स बाय बर्थ जो हमारे अंदर फिक्सेशन हो जाता है इम्यूनिटी का. दिस इज सिमिलर टू द स्वभाव ऑफ पर्सन. ओके,
सेकंड इज कालज, बल रिलेटेड टू द टाइम, सॉरी सहज में हम वी कैन से जैसे कि कफ और ओज सिमिलर बोला गया है, तो कफ प्रकृति वाले का नेचुरल बल या इम्यूनिटी अच्छी होगी कंपेयर टू दी वात, क्योंकि वात के अंदर ऑलमोस्ट अपोजिट जो है वो, पित्त के अंदर अगेन अपोजिट जो है वो गुण मिलते हैं देन दी कफ। तो कफ प्रकृति वाले सबसे अच्छे इम्यूनिटी वाले होंगे, वात एंड पित्त वाले थोड़े से कम होंगे। College, the bala related to the time, different stages of the time like age, season can have the impact over the status of the ball. जो ऑलरेडी मैंने बात की, युक्तिकृतम, it is the bala that is present is in a person due to the intervention factor like the food and lifestyle, exercise, etc. Okay? अगर आपका कफ प्रकृति, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हो, आप अच्छी तरह से ओज वृद्धि के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लेते हो क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटिवली सही वे पे, तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी जो है वो और ज़्यादा फ्लरिश होगा। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज बल वृद्धि कर भाव, हाउ कैन यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, वो भी उन्होंने बोला गया है। ओके, तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन ये एक मॉडर्न का नया कॉन्सेप्ट आया है जो ऑलरेडी आयुर्वेद में सालों से चल रहा है, दैट इज़ बल वृद्धि और इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन। देन बल वृद्धि करा स्त्री में भावा भवंती तद यथा, तो कैसे कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कैसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, दोनों चीज़ें हैं। बलवत पुरुषे देशे जन्म कॉमा, तो ऐसा देश, ऐसा रीजन ऑफ द अर्थ कि जहाँ पे ऑलरेडी बलवान पुरुष जन्म लेते हैं। ओके, इन इंडिया वी कैन से कि नॉर्थ साइड पंजाब और हरियाणा, वहाँ के साइड अगर आपने देखा हो तो वो रीजन के अंदर मैक्सिमम हेल्दी पर्सन्स रहते हैं। अभी के सिनेरियो में मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि केमिकल फार्मिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। तो यू कैन से वहाँ पे देखो तो कंपैरेटिवली द होल इंडियन पीपल जो रहते हैं उसमें हरियाणा पंजाब के साइड में उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो एकदम अट्टा कट्टा, हाइट बहुत ज़्यादा, बुलना उनका एकदम भारी होता है। ओके, तो वो बलवत पुरुष देश है, यानी कि देश ही ऐसा है जहाँ पे बलवान पुरुष जो है वो जन्म लेते हैं, तो इम्यूनिटी जो है उनको नेचुरली वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। बलवत पुरुषे काले, ऐसा कल जिसके अंदर पुरुष यानी कि ह्यूमन बीइंग नॉर्मली बलवान होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ठंड की सीज़न में हमारी इम्यूनिटी नेचुरली ज़्यादा होती है, तो उस वक्त हमारा बल जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होता है तो आप फॉर अ मेटाफोर देख सकते हैं कि उस वक्त सिटीज़ के गार्डन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले, सुबह सुबह वॉकिंग करने वाले, वो जो आप अगर क्वान्टिटेटिवली देखें तो गर्मी में अगर वहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हो और ठंडी में जा रहे हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 200-300% ज़्यादा जो है वो पीपल्स दिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज सुखश्च काल योग, ऐसा काल योग जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा हो। जैसे कि किसी को बारिश पसंद होता है, किसी को खुशनुमा क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर पसंद होता है कि थोड़ी ठंडी हो थोड़ी गर्मी हो, वैसा एटमॉस्फेयर पसंद होता है। किसी को सुबह का टाइम पसंद होता है, किसी को शाम का टाइम पसंद होता है एक्सरसाइज के लिए। तो ऐसे पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की लाइकिंग के हिसाब से जो काल योग उसे ठीक लगता है, जो टाइम, वो टाइम पे उसका बल नेचुरली बढ़ता है। देन बीज क्षेत्र गुण संपच्च, बीज यानी कि स्पर्म एंड ओवम, क्षेत्र यानी कि यूट्रस, ये दोनों चीज़ें यानी कि तीनों चीज़ें अगर गुण के उनके जो पर्टिकुलर गुण होते हैं वो गुण के साथ अगर वो सुपीरियर होंगे तो डेफिनेटली आने वाली जो प्रोजेनी होगी वो बहुत ही सही तरीके से यानी कि बल वृद्धि के साथ ही वो आएगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही हाई होगी। देन आहार संपच्च, ऐसा आहार कि जिसकी लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बात करी, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मगर एज पर सेज विथ कंसल्टेशन यू हैव टू टेक, ऐसे ही आप नहीं ले सकते क्योंकि उससे भी कई सारा नुकसान होता है। देन शरीर संपच्च यानी कि द टाइम ऑफ द बॉडी। ओके, जैसे कि बच्चे हैं तो उसमें भी जो है इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एडल्टहुड में अच्छी रहेगी अल्टीमेटली, और बुढ़ापे में जो है वो अपनी इम्यूनिटी कम रहेगी। तो वो शरीर के अनुसार, उसके स्टेट के अनुसार इम्यूनिटी चेंज होती है। एंड साथ में संपच्च यानी कि जो फूड आपके लिए सूटेबल हो वो अगर लिया जाए तो डेफिनेटली इम्यूनिटी वहाँ पे बढ़ेगी। ओके, सूटेबल बोल रहा हूँ,
ये नहीं कि अगर आप गलत चीज़ है तो भी आप लेते रहे तो आपको वो नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान में रखें। साथ में यानी कि जो आपके शरीर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, जो आपके शरीर की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, उसको बोलते हैं सात्म्य, स आत्म्य। ओके, आत्मा यानी कि द ओन सेल्फ, जो ओन सेल्फ के साथ सिमिलरली या पैरेलल वे पे चलता है, उसे बोला जाता है सात्म्य संपच्च। देन सत्म संपच्च यानी कि जो मेंटली पावरफुल होगा, मेंटली स्टेबल होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, उसकी इम्यूनिटी भी सही रहेगी। इसीलिए जब भी आप इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हो तो माइंड को भी उतना ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और माइंड के ऊपर भी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, तब जाके आपकी इम्यूनिटी सही हो सकती है। दैन स्वभाव संसिद्धि यानी कि ओन नेचर, अपना खुद का नेचर जो है वो भी इम्यूनिटी के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा आप गुस्सा करते हो तो ऑलरेडी बोला गया है कि गुस्से से ओजः क्षय होगा और अल्टीमेटली वहाँ पे आपको नुकसान होगा इम्यूनिटी वे पे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, खुद को वो अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करके उसको मॉडिफाई करना है और इम्यूनिटी अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन यौवनम च यानी कि यौवन में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी रहेगी, अच्छी रहेगी। कर्म च यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो रहेगी। और समहर्षश्चेति, लास्ट में बहुत ही अच्छा कोटेशन बोला है, यानी कि अगर आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, समहर्ष यानी कि खुश रहना, जॉली रहना, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि ये कैसे इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करें। और इसके ऊपर से जब आप पूरा अपना आयुर्वेद प्रिंसिपल्स कंप्लीट करोगे, पूरे आयुर्वेद के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह से अगर गो थ्रू करोगे तो ये सारी चीज़ें आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो अपने पेशेंट्स को। तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, अपने पेरेंट्स को भी ये दिखा सकते हो आप। थैंक यू सो मच।